ओके आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। अगर किसी को नहीं मिली ना वो पीडीएफ तो दूसरे सीआर को भेज दे ताकि आपकी क्लास के पास सारी हो जाए। ठीक है सर, सबको प्रोवाइड कर दूंगा। चलें ठीक हो गया। सर अगेन अथॉरिटी वही नहीं है है रीनेम करने की? ना, मैंने आज की भी है ना, एक सेकेंड ये लो। हाँ आज आप कर लेंगे। डन सर। ओके फाइन चल सही है। आप लोगों ने सिंपली वही रूल है क्लास का, आप लोगों ने सुना लेक्चर और वो सामने पीडीएफ अपने पास ओपन कर भी लें बेशक। तो अगेन कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट में उसे भेज देंगे मुझे और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर उसमें छोटे छोटे बेसिक से कंसेप्ट हैं वो जल्दी से उनके ऊपर छोटी सी बात करेंगे और फिर ऑनवर्ड हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो जो बेसिक डेफिनेशंस जिनके ऊपर मैंने वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी किया, उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं एक दो इम्पॉर्टेंट जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो पहले उसमें डेफिनेशन जो थी वो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है कि बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको इन डिटेल सारा समझा दिया था कि ये वो कह रहा है बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स में काम कैसे हो रहा है और हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ जो चीज़ें रह गई थी उनमें पहले जो चीज़ थी वो थी 2D ग्राफिक्स। आगे हम पढ़ेंगे 2D इमेज और 3D ग्राफिक्स। तो उन दोनों में बेसिकली क्या कोई फ़र्क है या क्या क्या फ़र्क है। होता असल में यह है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2D इमेजेस को या 2D ग्राफिक्स को 3D में कन्वर्ट करते हैं थ्रू यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स। तो जो 2D ग्राफिक्स होती हैं ये तमाम दे इंक्लूड डिजिटल इमेजेस वगैरह होते हैं जिनमें हम बेसिकली 2 डायमेंशनल मॉडल्स यूज़ करते हैं। ऐसे तमाम इमेज जो 2 डायमेंशनल मॉडल या 2 डायमेंशनल मॉडल को या टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम बनाते हैं, ये सारे के सारे इमेजेस क्या कहलाते हैं, 2D ग्राफिक्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो 2D ग्राफिक्स हैं बेसिकली इसमें दो बेसिक या मेजर टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर इमेज है या वेक्टर, और दूसरा रास्टर। और रास्टर इमेज क्या है, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की भी थी और इसको एक्सप्लेन भी किया था कि रास्टर इमेज क्या है। तो 2D ग्राफिक्स बस इंक्लूड दो ही चीज़ों को करती है फ़िलहाल अगर हम बात करेंगे। और इनसे हम काम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें सिंपल शेप्स बना सकते हैं। जैसे हम एक सर्कल बना लिया, ट्रायंगल बना ली या सीधी लाइन खींच ली, तो ये सारे काम 2D ग्राफिक्स में करते हैं। इसके अलावा अगर फिर आगे बात जाएँ तो रास्टर ग्राफिक्स भी थी और रास्टर इमेज मैंने बताया था कि क्या होता है। थोड़ा सा इसमें एक और बात कर लेते हैं कि रास्टर ग्राफिक्स तो बिट मैप उस दिन बताया मैंने शायद आपको कि बिट मैप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली छोटे छोटे स्मॉल सर्कल या छोटे छोटे पिक्सल्स को लेते हुए हम क्या करते हैं कि एक आप लोग अनम्यूट नहीं है यार। हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे रास्टर इमेज में ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे इमेजेस या छोटे स्क्वायर शेप्स लेके हम क्या करते हैं एक जिसको हम स्मॉल इमेजेस या स्मॉल डॉट्स और स्मॉल पिक्सल्स को लेते हुए एक बड़ी इमेज क्रिएट करते हैं इन रास्टर ग्राफिक्स। और ये इसमें और 2D में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि 2D में भी काम तो बेसिकली डिज़ाइनिंग ही होती है, लेकिन उसमें सिंपल डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन जब हम रास्टर इमेजेस या रास्टर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो इससे हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी बात की रास्टर और ग्राफिक्स से और वेक्टर और रास्टर की। तो वेक्टर ग्राफिक्स भी इंक्लूड हमारे पास। वेक्टर में अब हम कौन कौन से दे कंटेन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लाइक कैसी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। मेरी अहमद क्यों नहीं है बच्चा, आपकी तरफ से अहमद जो भी है, ये अहमद है आप, डिस्टॉर्शन आ रही है यार, आप म्यूट कर लें। ओके, तो वेक्टर जो ग्राफिक्स हैं ये कुछ बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखती हैं किसी भी इमेज की शेप के बारे में, लाइक उसके कलर के बारे में। ठीक है,
और इस वेक्टर इमेज हो या वेक्टर ग्राफिक्स है, ज़्यादातर हमारे जो काम आते हैं, इससे हम क्या करते हैं कि इमेज को रेंडर करने के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो उसकी जो इमेज की जो भी वेक्टर की इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए हम बेसिकली क्या करते हैं कि रेंडर कर सकते हैं। ये जो तमाम वेक्टर इंफॉर्मेशन है, लाइक क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है, तो किसी की इमेज का कलर हो गया, उसकी शेप हो गई, ठीक है, या डिफरेंट सिक्के पिक्सेल्स की जो स्ट्रेंथ है, इन ये चीज़ें जो सारी वेक्टर ग्राफिक्स में इंक्लूड होती हैं और इनको यूज़ करते हैं हम किसी भी इमेज को रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वेक्टर ग्राफिक्स है बेसिकली काम इसका भी यही है कि हम डिफरेंट तरह से क्या करते हैं, चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, कर्व ड्राई कर आवाज़ डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करते हैं, लाइक हम लाइन कर्व वगैरह की ड्रॉ। और वेक्टर इमेज का सबसे इम्पोर्टेंट और एक इफेक्ट सबसे बेहतर और एडवांटेज यही है कि इनके इसके ऊपर हम जितने भी वेक्टर इमेज के ऊपर जितनी भी जो भी जितनी भी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो ये अपनी जो पिक्सल क्वालिटी है ये इसको नहीं गिराते, मतलब इमेज की क्वालिटी बेहतर रहती है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो थी बेसिक, सबसे जब भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है जी, वो है एक पिक्सल। पिक्सल होता क्या है? किसी भी रास्टर इमेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसे कहते हैं। जैसे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं या एटम की बात करते हैं, तो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड, तो उसको कहते हैं क्या है? ये एक एटम है। इसी तरह एक रास्टर इमेज है, इमेज को का जो सबसे बेसिक सबसे छोटा यूनिट होता है उसे कहते हैं, ये क्या है? ये पिक्सल है। अच्छा, अब पिक्सल के बाद हम एक कुछ छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिकली आपसे रिलेटेड है भी, है ही है। एडिटिव जो प्राइमरी कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स बेसिकली कौन कौन से हैं, तो ये हम सबको ही पता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू कॉमनली कॉल्ड, जिसको आरजीबी भी कहते हैं, ये हमारे एडिटिव प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इन कलर्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जिससे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट कलर्स मर्ज करते हुए मर्ज करते हैं, इसको कहते हैं ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग में का मतलब क्या है, क्या हम दूसरे कलर्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे नॉन प्राइमरी कलर। ये तीन जो कलर्स हैं इनको प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। इनके अलावा जितने कलर्स आपको मिलेंगे वो सब नॉन प्राइमरी कलर्स हैं, जो कि प्राइमरी कलर्स को ब्लेंड करके यूज़ करते हैं। तो जो प्रोसेस है प्राइमरी कलर्स को मिक्सअप करने का ताकि हम नए कलर्स बना सकें, इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। प्राइमरी कलर जैसे मैंने आपसे बात कर ली, कौन कौन से हैं? वो रेड, ग्रीन, ब्लू, तीन ही प्राइमरी कलर हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बाकी कलर बनाते हैं। और तीसरी दूसरी नेक्स्ट जो बात है वो है जी कि सेकेंडरी कलर्स, एडिटिव सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं कि जब हम कोई से भी एडिटिव, जैसे भी मैंने कहा ब्लेंडिंग का प्रोसेस है, ब्लेंडिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं कि डिफरेंट कलर्स को मिक्सअप करते हैं प्राइमरी कलर्स को टू फाइंड टू हैव सम अदर कलर्स। तो जो अदर कलर जो हमें अवेलेबल होते हैं उन्हें कहते हैं, ये क्या है? सेकेंडरी कलर्स। ओके, फाइन। सब्ट्रैक्टिव प्राइमरीज भी हैं। सब्ट्रैक्टिव प्राइमरीज कलर जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि ऑन मिक्सिंग ऑफ थ्री, जैसे तीन कलर हैं हमारे पास, इंक या पेंट को हम के डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। ये क्या होता है कि हम जब कलर्स को एक ख़ास रेशो में मिक्सअप करते हैं एक दूसरे के साथ और ब्लेंड करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और लाइक इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, लाइक हमारे पास ऐसे प्रिंटर की इंक है या डिफरेंट कलर्स की इंक अवेलेबल होती है, तो ये इंक कैसे अवेलेबल होती है? इंक कलर कम्बिनेशंस डिफरेंट यूज़ करते हुए हम कलर बनाते हैं। अच्छा, ये तो था कि टू डायमेंशनल इमेजेस में जितने काम होते हैं। अब इसके कंपैरेटिव हमारे पास थ्री डी इमेजेस आ गया, थ्री डी कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गई, ठीक है।
अब 2D और 3D में फ़र्क ये था कि बेसिकली 2D जो बात करती थी वो उसके जो मॉडल्स जितने भी इंक्लूड हैं 2D में वो सब के सब उनकी टेक्निक्स बेस ही करती हैं 2 डायमेंशंस पे। उनकी सिर्फ़ 2 लाइक मिसाल में दूँ तो एक्स और वाई 2 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 ही उनकी होती हैं हमारे पास डायमेंशंस, ठीक है? जबकि जो 3D है ये हमारे पास एक थर्ड डायमेंशन को भी इंक्लूड कराती है दैट या मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट या एक्स वाई डायमेंशन थी तो इसके साथ एक थर्ड डायमेंशन भी इंक्लूड हो जाती है जिसका नाम मिसाल है कि हम जी रख लेते हैं। तो अब 3D ग्राफिक्स में हम क्या करते हैं कि हम वही हमारी मसला क्या करना क्या चाहते हैं, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम अपने किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करवाएं, जो हमारा ज्योमेट्रिक डाटा है, जो हमारा टेक्सचुअल कंटेंट है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा दें। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि 3D टेक्निक्स यूज़ करते हैं, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। इस 3 डायमेंशन प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि अब ये भी बात है कि अब प्रेजेंटेशंस करते क्यों हैं? डाटा को प्रेज़ेंट करना ज़रूरी क्यों है? तो किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए, डाटा को एनालाइज़ करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए और उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें वो डाटा एक पिक्टोरियल या ऐसी शेप में अवेलेबल हो कि जो हमारे लिए विजुअली पॉसिबल हो उसको देखना था। एक तो विजुअलाइज़ेशन होती है, डाटा को लिमिट कर देती है। और 3D की बहुत सारी कॉमन टेक्निक्स हैं, ठीक है? जो कि वैसे ही हैं जैसे हमारे पास वेक्टर ग्राफ़िक्स हो गई या रास्टर ग्राफ़िक्स हो गई, इसी तरह की 3D की भी अपनी डिफरेंट टेक्निक यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर की एनिमेशन है, तो एनिमेशन से पहले मैं पिछले लेक्चर में बात आपको कर चुका हूँ, बात बता चुका हूँ कि एनिमेशन का मतलब क्या है, ठीक है? एनिमेशन में हम काम करते क्या हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन सी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी सादी सी डेफिनेशन थी जो कि आई वाज़ थिंकिंग कि आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बेसिक आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रॉ करने हैं यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या कोई इसमें कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्या-क्या कौन से मॉडल्स यूज़ करते हैं और उन मॉडल्स की बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या है या उनमें कोई फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं तो उन फंक्शन कौन से हैं। तो आज जो बेसिकली ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं लेंगे, बिल्कुल स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लेंगे और देखेंगे उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो अभी जब भी इन जिन मॉडल्स की जिन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम उनको 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो जब भी सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उस दिन भी मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि हम सरफेस को ज़रूर माइंड में रखते हैं। सरफेस हमारा कंसर्न होता है जो कि ज्योमेट्री को या एनिमेशन के बारे में या मतलब एनिमेटेड इमेजेस के बारे में बात करते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी वो किसको देखती है? वो इसी चीज़ को देखती है कि क्या हमारी सबसे पहले जो कंसर्न है वो सरफेस का है। तो जो सरफेस है वो जनरेट की जा सकती है। अब वो सरफेस कैसे जनरेट की जा सकती है उसके लिए अगर आपको मैंने एक सेकंड पीडीएफ दिया है, अगर उसको आप ओपन करेंगे तो उसकी फर्स्ट स्लाइड पे ही है 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन में एक फंक्शन यूज़ हुआ है कि y इज़ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड z। ये फंक्शन बेसिकली क्यों यूज़ हो रहा है? ये फंक्शन असल में यूज़ हो रहा है कि जो कि हमारी सरफेस को जनरेट कर रहा है। जहाँ जहाँ जिस सरफेस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करनी है। समझिए बेस जो है ये बेस बना रहा है। तो इस फंक्शन के यूजिंग थ्रू इस फंक्शन के हम क्या करेंगे कि अपनी बेस या सरफेस को बनाएँगे जिसमें हमारे पास बेसिकली कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे एक्स हो गया, जी हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट है। और 3 कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक एक्स है, वाई है और जी। ये 3 तो इसीलिए बता रहे हैं कि जैसे हम अगर 3D इमेज की बात करें, 3 डायमेंशनल इमेज है तो इसका मतलब इट शुड हैव अ 3 कोऑर्डिनेट्स। अब इनकी ये तो होगी सबसे पहले सरफेस। सरफेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम क्या यूज़ करेंगे। बेसिकली एक फंक्शन यूज़ करते हैं y इज़ इक्वल्स टू f फंक्शन ऑफ x एंड z।
देन सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड स्टेप है हमारे पास कि जब जिस ऑब्जेक्ट को हमने रिप्रेजेंट कराना है उस ऑब्जेक्ट्स की वर्टिसेस क्या हैं, उसके एजेस क्या हैं, ठीक है। या वो अगर फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन है तो वो उसमें किस टाइप की पॉलीगॉन है, वो जैसे ट्रायंगल है तो किस तरह की ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल कोई एक शेप या कोई एक टाइप नहीं होती, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल की एक शेप है जिसमें एक एंगल 90 का है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं ट्रायंगल की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने सरफेस के बारे में बात करनी है कि ये सरफेस कैसे डेवलप होगी, जनरेट होगी। सरफेस को जनरेट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, उसके हमने वर्टिसेस, उसके एज, उसकी शेप, इसके बारे में डिफाइन करना है। जिसके लिए हमने सिंपली कह दिया है कि एक आप देखेंगे एक बॉक्स आपके सामने बना हुआ है एक्स वाई जी, इसमें हम वर्टिसेस को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके एजेस को एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी स्ट्रक्चर को, शेप को, और जिस तरह ये हर एक वेरिएबल किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लाइक एक्स वेरिएबल में भी उसकी वर्टिसेस के लिए हो, ये डिपेंड करता है कि आप उसको क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप है कि हमारे पास तो शेप है, शेप तो ज़ाहिर बात है लीनियर शेप्स तो नहीं होती, डिफरेंट शेप्स तो हमारे पास आती हैं। तो कर्व्स और सरफेस, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, हमने इनको डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब उनको यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट फ्लो पॉइंट्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारे इसी स्लाइड्स में ही हमें 3D ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन में ही हमें नज़र आ रहा है कि लास्ट में हम कर्व और सरफेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। कर्व के साथ ये लाइंस आपको जॉइनिंग होती हुई नज़र आ रही होंगी। देन हमारे पास सॉलिड मॉडलिंग जो पहला कंसेप्ट है, ये तो बिल्कुल छोटी सी एक बात की थी कि 3D ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन में चीज़ें इन्वॉल्व असल में कितनी हैं। तो एक सरफेस इन्वॉल्व है इसकी, एक उसकी वर्टिसेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, एजेस ऑब्जेक्ट के, या जो ऑब्जेक्ट आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो, और तीसरी बात उसी कर्व और सरफेस की डिज़ाइनिंग थी। अब हम अगर जो बेसिक पहले चलते हैं बात की, वो है सॉलिड मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग क्या है? अब सॉलिड मॉडलिंग में क्या कहते हैं, जिसको हम पॉलीहेड्रॉन भी बोलते हैं। पॉलीहेड्रॉन किसको कहते हैं, आपने मैथ्स पढ़ी है, इसमें भी इसका कंसेप्ट ज़रूर है। तो पॉलीहेड्रॉन में हम क्या करते हैं कि सिंपल जो एक प्लान होती हैं वो हमारे पास एक दूसरे के साथ सिंपल लाइंस, आप कह सकते हैं सिंपल प्लान्स कह सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और कनेक्ट होकर एक इन क्लोज सी शेप बना लेती हैं, क्लोज सी शेप बना लेती हैं। जैसे हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो स्क्वायर में क्या होता है कि हर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ अटैच होती है और ये मैश्ड होती हैं। ये सिंपली सीधे सीधे लीनियर लीनियर लाइंस देते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक निक्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह की, इसी को हम पॉलीहेड्रॉन भी कहते हैं। पॉलीहेड्रॉन इज जैसे पॉलीगॉन की ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारे पास हर एक एज है जिसके दो फेसेस हैं। जैसे एक लाइन है तो उसके दो एंड हैं, इसी तरह हर एज है तो एज के एग्जैक्टली दो फेसेस हैं, ठीक है। और एक जो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं एज, एज वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास आज वो भी चीज़ है कि जहाँ पे एक बेसिकली दो फेसेस आपस में, फिर से दो डिफरेंट फेसेस आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिसेस में क्या होता है कि हमारे पास सारे एजेस आके अटैच हो जाते हैं, दो भी अटैच हो सकते हैं। और अगर 3D इमेज की बात कर रहे हैं तो तीन लाइनें, जैसे हम कह सकते हैं कि एक दो तीन, तीन लाइनें जिस कॉमन जो मीटिंग पॉइंट होता है इनका, इस कॉमन मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, ये वर्टेक्स है, ठीक है। और इसके बाद अब ये जो सॉलिड मॉडलिंग थी, इसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला हमें एलर्स ने फार्मूला दिया था, जिसमें हमें वो ये कहता था कि v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल्स टू टू। अब ये क्या है, v क्या है, प्लस f क्या है, और माइनस e क्या है। ये v, e और f ये रिप्रेजेंट करते हैं। वी एफ फेसेस हो गया, वर्टिसेस हो गया, और ई से एज, एफ से फेस बन गया, ई से हमारे पास एज हो गया, और वी से उसका वर्टिसेस हो गया। और कोई भी पॉलीहेड्रॉन लें, उसके जितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, जितने नंबर ऑफ एजेस हैं, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, हम इनको क्या करेंगे, इनके ऊपर अपने डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाते हैं। और अगर इन जैसे प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात है, और अगर हम वर्टिसेस को ऐड करते हैं फेसेस के साथ और इनमें से माइनस करते हैं हमारे एजेस को,
तो रिज़ल्ट आना चाहिए, रिज़ल्ट शुड बी इक्वल्स टू 2। ये सॉलिड मॉडलिंग का फार्मूला है। इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम कोई भी एक सॉलिड शेप को मॉडल कर सकते हैं। इट शुड बी आ पॉलीहेड्रॉन, या ये पॉली स्ट्रक्चर होगा, पॉलीगॉन टाइप होगी। इसमें हमारे पास एजेस एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और जिस पॉइंट पे एजेस अटैच होते हैं इस पॉइंट को कहते हैं वर्टिसेस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो पॉलीगॉन मैशेस या मैश पॉलीगॉन ऐसी कहते हैं, ऐसी पहले जैसे हमने टोपोलॉजीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं आप, तो आपने टोपोलॉजीज़ पढ़ी होंगी। तो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी बेसिक स्ट्रक्चर होता है, शेप होती है, जिसमें हमारे पास लाइक हम मिसाल के तौर पे कंप्यूटर की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। अब वो किस वे से अटैच है, इसको कहते हैं टोपोलॉजी। जैसे ऐसे आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा होगा, मैश टोपोलॉजी पढ़ा होगा, बस टोपोलॉजी पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली ये जो टोपोलॉजी है ये कहता है कि ये कौन सा पाथवे हम फॉलो कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, जिस जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमारा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली डिज़ाइनिंग में तो स्मॉल कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक रिक्वायर्ड इमेज बनाते हैं या रिक्वायर्ड ग्राफिक्स बनाते हैं। तो अब वो जो स्मॉल शेप्स हैं वो किस स्ट्रक्चर, किस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक दूसरे के साथ अटैच होती है। मैश टोपोलॉजी बेसिकली कहते हैं कि मर्जिंग और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं ये मैशअप जैसी चीज़ें हम कहते हैं। तो मैं यहाँ पॉलीगॉन को भी ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला जो तरीका था, जिसमें डिफरेंट तरीक़ों में एक तरीका है वो पॉलीगॉन की मैश है। अब इसमें कौन कौन से मेथड हैं? बेसिकली 2 मेथड इन्वॉल्व हैं जिसमें हम एक पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि चलो जो बोल रहे हैं जो टॉप अच्छा, ओके ओके फाइन। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है अभी? अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे अभी बता सकता है। सॉरी, मैंने आपकी ये चैट देखी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, वॉइस थोड़ी स्लो है आपकी बहुत ज़्यादा सर। अच्छा काइंडली यार, थोड़ा पहले बता, मुझे पहले बता देते ना। अब आधा लेक्चर में कर चुका हूँ। असल में सर मैं अभी ठीक है मैसेज टेक्स्ट चैट की थी तो आपने शायद रीड नहीं किया, इसलिए मैंने ना? कहा मैं अभी आपने। ऐसे में दिल लगा हुआ था। तो अभी आपको आवाज़ आ रही है? जी सर अच्छे अभी से आ क्लियर है रही है? सर। जी सर क्लियर है, अभी हाँ क्लियर है बस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो बच्चा बीच में वो कह रहा है कि आप स्लाइड स्क्रीन शेयर कर दें, तो मैं पहले आपको एक प्रॉब्लम बता चुका हूँ। मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा मैं। तो इसका हल और अल्टरनेटिव यही मैंने किया है कि मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं पीडीएफ। आप उस पीडीएफ को देख लें तो आपका प्रॉब्लम कुछ हद तक हल हो जाएगा। बाकी मैं आपको और भी कोई इश्यूज़ हुए तो मैं अच्छा, तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के कितने मेथड हैं। तो बेसिकली 2 मेथड हैं। पहला मेथड 1 में हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, नॉर्मल लिस्ट होती है और फेस लिस्ट होती है। 3 चीज़ें होती है जिसको पॉलीगॉन लिस्ट भी कहते हैं। और मेथड 2 क्या है कि उसमें हमारे पास वर्टेक्स की लिस्ट होती है, एजेस की लिस्ट होती है और फेस लिस्ट होती है। दोनों में फ़र्क क्या है कि मेथड 1 में हम नॉर्मल लिस्ट यूज़ करते हैं और मेथड 2 में हम एज लिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को म्यूट नहीं किया हुआ? अच्छा, म्यूट और ओके फाइन। तो जो वर्टिसेस एंड फेसेस हैं, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि असल में मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार। वर्टिस क्या होता है, एजेस क्या होते हैं या फेस क्या होता है। तो अभी आप अगर ये स्लाइड भी देखें तो स्लाइड नंबर 5 में हमारे पास एक क्यूब सा स्ट्रक्चर है, क्यूब है। इस क्यूब की वर्टिसेस भी क्लियर हैं और उसके फेसेस भी क्लियर हैं। वर्टिसेस एक आम वर्ड में मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो उसके जो 2 कोने हैं, ये 2 कोने जो होंगे ये हमारे पास वर्टिसेस कहलाएंगे। ज़ाहिर बात है इन 2 कोनों के साथ अगर हम कोई और स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कोई और लाइन भी तो आके इनके साथ अटैच करेगी ना। तो ये जो बेसिक एक सिंपल लाइन है उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कहलाते हैं वर्टिसेस, कोने जो हैं, एजेस जिनको बोलते हैं।
और जो उसके बीच में जो लाइन है, जो एक लाइन ड्रॉ हो रही है एक एंड से दूसरे एंड के दरमियान में जो लाइन है, वो लाइन क्या कहलाएगी, या उसके बीच में आने वाले तमाम की तमाम जगह जो है वो उसका फेस इंडेक्स कहलाएगा। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं, कि हमारे पास वर्टिसेस क्या हैं और फेस क्या है। फेस में फेस में और वर्टिस में क्या फ़र्क है। वर्टिस बता दिए मैंने, जैसे कि तमाम के तमाम जो एजेस हैं किसी भी लाइन के, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वर्टिसेस कहलाते हैं, और जो उनके मिड में जो उनके बीच में चीज़ें आ रही हैं वो कहलाती हैं फेसेस। अब ये आगे कोई वर्टिस लिस्ट भी दी हुई है, फेस लिस्ट या नॉर्मल लिस्ट भी दी गई है। तो ये इसमें है क्या, इसमें हम कोई भी इमेज जब ड्रॉ करते हैं तो उसकी कोई ना कोई उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक 3D इमेज में 3 इंफॉर्मेशन ही हमें मिलती हैं। जैसे उसकी एज की जस्ट एक सेकंड वेट करिएगा। उसमें वर्टिस लिस्ट के उसके वर्टिसेस की वैल्यूज़ क्या हैं, उसके नॉर्मल्स की वैल्यू क्या है, और उसकी पॉलीगॉन या फेस की वैल्यूज़ क्या हैं। ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सेव होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंट एजेस लिस्ट, पॉलीगॉन लिस्ट। जैसे मैंने पहले शुरू में आपसे बात की कि पहले मेथड, जो दो ही मेथड हैं रिप्रेजेंटेशन करने के, पॉलीगॉन को बनाने के। पहले मेथड में से वो नंबर ऑफ वर्टिसेस, जितनी वर्टिस लिस्ट है वो हमारे पास इंक्लूड कराता है, नॉर्मल की लिस्ट इंक्लूड करता है, फेस लिस्ट इंक्लूड करता है। अगर ये तीनों चीज़ों को, इन लिस्ट को रखते हुए जब जो इमेज ड्रॉ करते हैं हम उसे कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास मेथड 1 है। किसके लिए, पॉलीगॉन। इसके लिए मैं आपको ये चलें बताता भी जाऊँ कि कोशिश मेरी है कि अगर अगले वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास हमें मिल जाए तो उसमें मैं आपको एक नॉर्मल 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दिखा दूँ प्रैक्टिकली, या मैं यूँ करूँगा कि उसको खुद ड्रॉ करके आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, या फिर उसका कंप्लीट मेथड ड्रॉ करने का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि उसको फॉलो करते हुए आपको खुद भी ये छोटा मोटा, अगर एक लाइन ड्रॉ करना है तो उसका एल्गोरिदम, ये आगे वैसे नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे यही हैं कि हमने एक लाइन को ड्रॉ करने का एल्गोरिदम लिखना है, एक सर्कल को ड्रॉ करने का एल्गोरिदम लिखना है। तो ये जो बच्चे जिनका ये कंसर्न है कि हम इसको प्रैक्टिकली करें, तो वो आगे हमारे टॉपिक्स बेसिकली ये हम थ्योरी के लिए भी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये डिमांड करेगा भी और करता भी है कि हम इसमें प्रैक्टिकली कुछ एल्गोरिदम्स भी ज़रूर देखें। तो मैं उसमें आपको कुछ एल्गोरिदम आपके साथ शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक अगर सीआर किसी से कह के मुझे क्लास मिल जाती है तो मैं आपको ये भी करवा दूँ। अच्छा, तो ये 2 मेथड्स यूज़ बेसिकली होते हैं, और हमारे पास इसमें अगर स्लाइड नंबर 8 में देखें तो मैंने कुछ चीज़ें भी ऐड की हुई हैं डिफरेंट। ये कि समझें कि आप अगर आपने यूज़ किया हुआ है एनाकोंडा, तो उसकी टाइप की एक छोटी सी हमारे पास 2-4 लाइनों की कोड्स हैं, ये यूज़ भी आप कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं कि डिफरेंट वेक्टर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर को पॉलीगॉन को में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमारे पास 3 से 4 लाइनों का बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, एक तो ये अभी जो हमने बात की थी, वो बात की थी कि हमारे पास सॉलिड मॉडलिंग क्या होती है या पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। इसके बाद जो है हमारे पास रेगुलर पॉलीहेड्रा या प्लेटोनिक सॉलिड भी कहते हैं हम इसको। ये क्या है कि अगर किसी भी पॉलीहेड्रॉन के तमाम फेसेस वो आइडेंटिकल हों, और आइडेंटिकल होना और रेगुलर होना, ठीक है, अगर वो रेगुलर भी हों और वो आइडेंटिकल भी हों, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, और रेगुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट हम इनसे बनता है उसे कहते हैं क्या, ये पेलेटोनिक सॉलिड है। जैसे अब मिसाल के तौर पे स्लाइड नंबर
9 में आप देख लें तो इसने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रेगुलर पॉलीहेड्रा है। इसमें टेट्राहेड्रॉन भी है, हेक्साहेड्रॉन भी है और ऑक्टाहेड्रॉन भी है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसने ड्रॉ किए हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि अगर रेगुलर या प्लेटोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं या रेगुलर पॉलीहेड्रा क्या होता है, तो ऐसे तमाम के तमाम हेड्रॉन जो कि रेगुलर हों, आइडेंटिकल हों और तमाम के तमाम रेगुलर हों, तो ये रेगुलर और आइडेंटिकल मिल के जो शेप बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? ये क्या है हमारे पास? ये प्लेटोनिक सॉलिड है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। एक और स्ट्रक्चर को भी नॉर्मली बेसिक स्ट्रक्चर में है जिसका नाम है कि वायर फ्रेम मॉडल। अब वायर फ्रेम मॉडल क्या है? द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड ओनली बाय द सेट ऑफ नोड्स। जैसे नोड्स है, वर्टिसेस को कहते हैं। नोड और वर्टिसेस सेम चीज़ है। और सेट ऑफ लाइंस कनेक्टेड टू द नोड, देन द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज वायर फ्रेम। जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम वर्टिसेस को जोड़ें, ठीक है, और कैसे जोड़ें कि हमारे पास नोड जुड़ी हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एक चलो मिसाल ये करते हैं कि क्यूब भी इसी तरह बनता है कि सीधी सीधी लाइन से हमारे पास इनको जोड़ सकते हैं। आप में से किसी का ये वसीम साजिद कौन है यार? पीछे म्यूट कर लें यार। आप सारे कोशिश करें कि म्यूट कर लें। अगर किसी को कोई बात करनी है तो वो चैट पे कर लेना, मैं देख रहा हूँ उसको साथ साथ। फिर सबको मैं यहाँ से अगर म्यूट कर देता हूँ तो भी अच्छा नहीं है। तो वायर फ्रेम में कैसे बनता है? वायर का जैसे जैसे लफ्ज़ क्लियर हो गया, हमें बता रहे हैं कि वायर ऐसा फ्रेम जो यूजिंग अ वायर। वायर क्या होता है कि सिंपल सीधी लाइनें जो हैं हमारे पास वो वायर्स हैं। और उसी तरह का जो स्ट्रक्चर इन यूजिंग वायर्स को या यूजिंग ये सीधी सीधी लाइंस को बनाते हुए हम बनाते हैं, जिसमें हमारे पास यूज़ क्या हो रहे हैं कि हमारे पास नोड्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, और सेट ऑफ लाइन, वो लाइंस हमारे पास जुड़ती हैं और नोड्स बनते हैं उन। और इस प्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? ये वायर फ्रेम है, ठीक है। ये तमाम के तमाम नॉर्मली जो सबसे बेसिकली यूज़ है, ये तमाम के तमाम जितने भी इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। हमारे पास वायर फ्रेम यूज़ हो रहा है। और इसका सबसे आसान काम ये है कि सीधी सीधी लाइनें तो कोई भी जोड़ सकता है। तो एक तो सिंपल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें मैनिपुलेशन भी ईजी है, हम आराम से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि ये बेसिक मॉडल्स के लिए यूज़ होता है, ये रियलिस्टिक मॉडल्स के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कोई फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हम वायर मॉडल नहीं यूज़ वायर मॉडल्स या वायर फ्रेम मॉडल्स बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद पॉलीगोनल मैश। अब इसमें होता क्या है कि पॉलीगोनल मैश में क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल हमारे पास पॉलीगॉन्स या थ्री डायमेंशनल सॉलिड ग्राफिक्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास अ, मिसाल ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि पॉलीगॉन मैश को अगर आप समझें तो मैश, जैसे मैंने पहले आपसे बात कर भी दी, तो पॉलीगॉन मैश में हम क्या करते हैं कि बेसिकली यूज़ क्या करें कि हम थ्री डायमेंशन सरफेसेस को यूज़ करें और सॉलिड्स को यूज़ करें। और सॉलिड और सरफेसेस हमारे पास यूज़ होकर क्या बना रही हैं? पॉलीगॉन बना रही हैं। और उसके कुछ लाइन के लाइन एलिमेंट में जैसे कौन कौन से लाइन एलिमेंट है या एलिमेंट्स कौन कौन से किसी भी स्ट्रक्चर में, तो मैंने कहा था उसके एजेस हैं, उसकी नोड्स हैं, उसके वर्टिसेस हैं, उसकी फेसेस हैं, ठीक है, उसके नॉर्मल्स हैं, ये सारे क्या हैं? उसके एलिमेंट हैं। तो हम ये क्या करते हैं कि थ्री डायमेंशनल सरफेस को यूज़ करते हैं और सॉलिड्स को यूज़ करते हैं, और एक हमारे पास एक पॉलीगॉन सेट होता है, एक स्ट्रक्चर सेट होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ये पॉलीगॉन मैश है, ठीक है। अब जो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स या फेसेस जिसको कहते हैं, ठीक है, ये मिल के हमारे पास जैसे जब तमाम के तमाम फेसेस मिलते हैं और फेसेस मिल के एक स्किन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की ज़ाहिरी शक्ल बनाते हैं। फेसेस मिल के क्या बनाते हैं? हमारे पास एक विजुअल या सामने उसका फेस बना लेते हैं। कौन बनाते हैं? ये तमाम के तमाम फेसेस मिल के स्किन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होते हैं? ये नॉर्मल जो
पॉलीगॉन मैशेस हैं, ये मेथड यूज़ होता है। ब्रॉड क्लासेस ऑफ स्लाइड्स या सरफेस इन ग्राफिक्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक बात ये थी कि यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स, हम ये जो पॉलीगोनल मैशेस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनको हम यूजिंग एल्गोरिथम इनमें रेंडरिंग कर सकते हैं। रेंडरिंग मैंने बताया था क्या होती है कि चेंजेस कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं हम डिफरेंट, आप ये कह सकते हैं कि इसमें अल्टरेशन पॉसिबल है थ्रू यूज़ ऑफ एल्गोरिथम। ये पॉलीगोनल मैश की एग्जांपल भी दी गई है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉलीगॉन्स मिल रही हैं, डिफरेंट क्यूबिक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सॉलिड की मॉडलिंग। अच्छा, अब ये जो सॉलिड हमने पीछे पॉलीगोनल मैश पढ़ा है, ये एक मेथड है। क्या, कौन सा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बात होगी है कि जैसे ब्रॉड क्लास में या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की सरफेस को एक्सप्लेन करता है, ड्रॉ करते हैं और उस पर हम एक लाइक कोई भी इमेज जनरेशन है तो उसका पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम सरफेस को ड्रॉ करते हैं। सरफेस को ड्रॉ करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। और अब ये बेसिकली जो पॉलीगोनल मैश है ये काम करता है, ये काम ये कर रहा है कि ये हमारे पास सरफेस सेट करने के साथ साथ ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्रिएशन कर रहा है। और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा पॉलीगोनल मैश से, वो जैसे 14 में एक एग्जांपल दी हुई है स्लाइड में, वहाँ पे हम देखें तो उसी तरह करके बेसिकली हमारे पास इमेज ड्रॉ होता है। अब ये तो एक मेथड है, इस मेथड को यूज़ करते हुए कौन कौन से हम काम कर सकते हैं। तो जो एक क्वेश्चन शायद मैंने मेरी नज़र से गुजरा है, किसी ने पूछा है कि ये नॉर्मल क्या होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल क्या है, तो बेसिकली याद रखें कि नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है तो नॉर्मल क्या कहते हैं, हर एक चीज़ दो वेक्टर के दूसरे से जब परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर वो 90 का एंगल बना रहे हैं दूसरे के साथ, तो दे आर सेट टू बी में जो 90 का एंगल जो होगा वो कहलाएगा सर नॉर्मल। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, यस सर, बिल्कुल अब आ साफ रही। है। यार ये सिर्फ तुम्हें आती है, बाकी किसी को आवाज़ क्यों नहीं आती? क्या प्रॉब्लम है ये? सर अब आ रही है। अच्छा, ये नॉर्मल वेक्टर का क्वेश्चन किसी ने रेज किया था कि असल में ये नॉर्मल क्या है। तो बेसिकली मैंने जैसे अभी स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं, ठीक है। और वेक्टर में इमेज या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इमेजेस की। तो वेक्टर ये होता है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मीन के दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90, तो दे आर सेड टू बी अ परपेंडिकुलर। तो इसी तरह जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, वो वेक्टर जो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसको कहेंगे ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल एरिया है। और ये जो हमारे पास बेसिकली यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 1 होता है। अब ये दो चीज़ें हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की। एक चीज़ है जिसका नाम होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है उसकी डायरेक्शन। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो अगर आप 9th और 10th की फिजिक्स की किताब पढ़ेंगे, मैंने पहले भी उसी में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे वेक्टर को डिफाइन किया हुआ था कि वेक्टर क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा किसी बंदे को कोई, वेरी गुड, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो ये मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ा लिया है उस पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मेरे साथ बात कर लेगा। थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है मुझे भी समझ आ रही होती है कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली करने वाली होती हैं। अब जिस तरह के इक्वेशन को मैं बोर्ड पे आपको समझा सकता हूँ फेस टू फेस, वो ऑनलाइन उसको उस तरीके से डिस्क्राइब करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इंशाल्लाह ओके, ये जी सक्सेसफुल होंगे तो ये मसला हमारा हल होगा। तो अभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? सर यस, सर सॉलिड में जो मॉडलिंग करनी थोड़ा उसमें थोड़ा सा अब्रीविएट कर दें। मैं ऐड कर देता हूँ, मैं सॉलिड मेल्डिंग ऐड ठीक कर। है, इसके थैंक अलावा यू सर। बस सर यही टॉपिक थोड़ा सा इशू कर रहा था।
सॉलिड मॉडलिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बेसिकली हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि पहले हमने एक पॉलीगोनल मैश पढ़ा था, इससे पहले पॉलीगोनल मैश में मैंने बताया था कि 3 डायमेंशनल सरफेस होती है सॉलिड को बनाती है और वो बीच में कौन है यार? हाँ, अब ठीक है। तो मैं आप लोगों को वैसे रिगार्ड कर रहा था कि आप लोग अगर अनम्यूट होंगे तो एटलीस्ट क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, लेकिन चलो इट्स ओके। तो पॉलीगोनल मैश मैंने आपको बताया था, उसमें ये मैंने बताया था कि 3 डायमेंशनल सरफेसेस और सॉलिड होते हैं जो क्या करते हैं कि जिसमें हम सेट ऑफ पॉलीगॉन यूज़ करते हैं और हमारे पास एक पॉलीगोनल मैश बनता है। ये पॉलीगोनल मैश को हम आगे यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो इस पॉलीगोनल मैश से हम सॉलिड मॉडलिंग सबसे पहला काम जो करते हैं, ये जो एक काम हो सकता है इसका नाम है सॉलिड मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग में होता क्या है, एक वो ऑब्जेक्ट जिसको हम सॉलिड वैसे ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है, तो मैंने कहा था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पॉलीगॉन्स यूज़ हुई हैं, वो पॉलीगॉन्स एक दूसरे के साथ फिट हुई हुई हैं, जुड़ी हुई हैं और वो जुड़ के एक इनक्लोज सरफेस बनाती है, एक इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट बनाती हैं, ठीक है जी। एक इनक्लोज स्पेस बना देती हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे ये क्या है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिस मॉडलिंग को हम यूज़ करेंगे वो क्या होता है, सॉलिड मॉडलिंग। अब सॉलिड मॉडलिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बाकी तो इमेज की इंफॉर्मेशन जो हो रही है वो तो चलती है, लेकिन ये इसके अंदर एक हमारे पास डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन जो होती है, ये अलग से एक नॉर्मल वेक्टर के अंदर हमारे पास हम एक वेक्टर यूज़ करते हैं जिसमें ये इसकी सिर्फ डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस सॉलिड मॉडलिंग को यूज़ कर सकते हैं शेडिंग पर्पस के लिए, और इसमें इसी साइड से आगे देखें तो शेडिंग की एक एग्जांपल भी दी हुई है। अच्छा, तो ये थी सॉलिड मॉडलिंग। इसके अलावा किसी बंदे को, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन, किसी तरह का एतराज़? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई चाह रहा है तो, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अब ये इससे ऊंचा मैं नहीं बोल सकता, ये मेरी आवाज़ ही इतनी है और इससे ज़्यादा लाउड बोलना पॉसिबल भी नहीं है। आप लोग यूँ करें, थोड़ा सा अपनी स्पेस पे प्लेस वगैरह चेंज करना, हो सकता है आप जहाँ पे हैं वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे। मैंने आपको नहीं, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, यहाँ से परमिशन दी हुई है मैंने। ओके ओके। मैंने यहाँ से फिर आपको आस्क नेम तो अनम्यूट, हाँ जी। आप किसी का क्वेश्चन है? सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपने उनको एडमिट नहीं किया, वो वेट कर रहे हैं, अभी तक मीटिंग ज्वाइन नहीं की उन्होंने। मैंने वेटिंग रूम ऑफ नहीं किया हुआ यार, वेटिंग रूम ऑफ है यार, ऐसे कह रहे हैं। किसी को क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक तो वो मुझे बताए है कुछ बच्चे, ठीक है। मैं नॉर्मल लिस्ट को अभी एक्सप्लेन किया है, ये जो भी बच्चा नॉर्मल लिस्ट के बारे में पूछ रहा है तो उससे मैंने अभी बात की है कि ये नॉर्मल लिस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया है कि बेसिकली अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मल लिस्ट के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, और नॉर्मल वेक्टर किस वेक्टर को कहते हैं कि ऐसे तमाम के तमाम वेक्टर्स जो कि
हमारे सरफेस से परपेंडिकुलर पे पाए जाते हैं। परपेंडिकुलर मींस दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90। तो हमारी सरफेस से जितने भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे वो सब के सब नॉर्मल वेक्टर होंगे, और वो नॉर्मल वेक्टर एक अलग लिस्ट में वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन होगी नॉर्मल वेक्टर्स की। वो जो लिस्ट क्रिएट की जाती है उसको कहते हैं ये नॉर्मल लिस्ट है। एल्स में कुछ और नॉर्मल लिस्ट का बता चुका हूँ। ओह वेरी गुड, सारा कुछ आ गया। अनम्यूट किया हुआ है बेटा, सारे बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो 17 नंबर सेट है करंटली, इस पे थोड़ा सा मुझे बता दें कि जो आपने एक प्री डिफाइंड सॉलिड मॉडल के बारे में बताया ओपन जीएल, तो इसके सर ये थोड़ा सा क्यूबिक और ये अच्छा, जो है ये इसको बेसिकली ना कैसे हमारे पास ये प्री डिफाइंड, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये ओपन जीएल, ये जी जी हो क्या रहा है कि ये हमारे पास जैसे आप लिखते हैं वन लाइन इक्वेशन। जी जी जैसे फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट का फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो क्या है कि सिंपल वन लाइन फार्मूला है। ये वन लाइन कोड है किसके लिए? क्यूब जनरेट करने के लिए। ये वन लाइन फार्मूला है किसके लिए? स्फीयर जनरेट करने के लिए। ये वन लाइन फार्मूला है किसके लिए? ये जो उसके ब्रैकेट के अंदर डॉट्स आ रहे हैं ना, तो ये उसके क्यूब की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर्टीज जो आप सेट करना चाहते हैं ये उनके लिए। बाकी बेसिकली हमने क्या किया है कि ये ऊपर आप देखें तो जैसे क्यूब क्यूब के तो उसने एट्रीब्यूट भी दिए हैं कि आप उसका साइज क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ठीक हो गया सर, फंक्शन वगैरह डिफाइन कर हाँ, ये बेसिकली ये क्या कर लेते हैं कि वन लाइन फंक्शन है हमारे पास ये दें। सारी यूज हुआ। ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनाकोंडा मैंने मिसाल दी थी यार। आप में अनम्यूट हैं सारे, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मसला ये है कि एनाकोंडा मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपने एनाकोंडा में काम किया है तो वहाँ पे हमारे पास कोडिंग जो होती है वो बेसिकली प्री डिफाइंड डिक्शनरीज होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ कोंडा पढ़ें, एनाकोंडा पढ़ें। एनाकोंडा एक मिसाल दी थी मैंने कि वो हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए। जैसे उसकी एक मिसाल दी थी कि जैसे एनाकोंडा अगर किसी आप में से किसी बच्चे ने यूज़ किया है तो किसी ने अगर एनाकोंडा यूज़ किया है तो हमारे पास वो क्या कर सकता है कि उसको आइडिया होगा कि मैं ये किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एल्स में किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। नॉर्मली वैसे टाइम तो ऊपर हो गया क्लास का। सर यस सर पॉलीगोनल मैश का बता दें थोड़ा सा दोबारा। ओके, ऐसे ये क्वेश्चन अच्छा मैं कर देता हूँ आपको। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? भाई इस्लाम। अच्छा, ये डिफरेंट एक मैं चैट में देख रहा था, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं आप, मेजॉरिटी हैं। ठीक है जी, एक का नाम वेक्टर है, VCTR। अच्छा, इंकस्केप यूज़ करते हैं, कैनवा यूज़ कर सकते हैं और पिक्सटेलर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ढेर सारे ऐसे कंप्यूटर या ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग, बेसिकली हम तो बिगनर्स की बात करते हैं, तो बिगनर्स लेवल पे हम डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं फॉर। अच्छा, अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया, वो ये किया कि हमारे पास पॉलीगोनल मैश को अभी मैंने बताया था। जैसे अभी इस बच्चे का क्वेश्चन था, शायद CR का था कि सॉलिड मॉडलिंग कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा था कि सॉलिड मॉडलिंग जो है वो एप्लीकेशन है पॉलीगोनल मैश की है। तो पॉलीगोनल मैश में मैंने बताया था कि जो हमारे पास 3D सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस, वो और सॉलिड्स मिलके हमारे पास एक सेट ऑफ पॉलीगॉन्स बनाते हैं। इस सेट ऑफ पॉलीगॉन जो सरफेस को कहते हैं, ये क्या है? पॉलीगोनल मैश है।
और उस पॉलीगोनल मैश के अंदर हमारे पास डिफरेंट लाइन एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास मैंने कहा था इमेज के लिए कौन एक ये ऐसा ऑब्जेक्ट के लिए कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके फेसेस हो सकते हैं, वर्टिसेस, ऑब्जेक्ट एलिमेंट के बारे में बात की। तो ये कम्बिनेशन है किसका, हमारे पास सरफेस का, सॉलिड का और लाइन के या ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स का। ये होते हैं या फेसेस होते हैं किसी भी, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलके, अगर आप इसकी वो देखें ना स्लाइड नंबर 14, तो वहाँ पे बनी हुई है इमेज है अ कप ऑफ टी लाइक ऐसे बना हुआ है। तो उसमें हम ये देखें छोटे 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 हमारे पास पॉलीगॉन्स है। ये एक एक जो डब्बा है ना, छोटा क्यूब है, ये पॉलीगॉन है एक। ये सारे पॉलीगॉन मिलके एक बड़ा पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा एक इमेज बना रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फेसेस भी हैं, ठीक है जी। और इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट इमेज की रिप्रेजेंटेशन करा सकते हैं, ठीक है। और इसमें रेंडरिंग भी पॉसिबल है, इजी है रेंडरिंग। क्लियर होगी बात? आई डोंट नो, अब जिसने क्वेश्चन किया था उस कौन है वो। आपने सब चीज़ की इमिटेशन करा दें प्लीज़ सर, तो फिर अच्छी थेरी समझ आ जाएगी, ठीक है। किसी को और कोई क्वेश्चन है? अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है तो आप एक एक करके लीव कर सकते हैं। वो बस वो बच्चे रहें जिनका कोई क्वेश्चन है, जो कुछ पूछना चाह रहे हैं, जिनको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो रह लें, बाकी जा सकते हैं। यार CR अवेलेबल है यहाँ पे? कहाँ है CR?